हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उन 8 एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 और 5 जून के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनसे जो 8 एमसीक्यूज़ बने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारी ये जो वीडियोज़ हैं, जो सीरीज़ हैं, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सीरीज़ को फॉलो करने का फ़ायदा ये है कि आपको खबरें तो पता पड़ती ही हैं और साथ में उनसे बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम इस सीरीज़ में, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी खबर है, जो भी न्यूज़ है, करंट अफेयर है, उससे किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में बन के आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर पता पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी कराइए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो पहला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इलेक्शन से। ठीक है, आपको पता है कि अभी 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो उसको लेकर आपसे जो क्वेश्चन है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से पूछा जा सकता है। और पहले भी पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेके एग्ज़ाम में भी आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग एग्जिट और ओपिनियन पोल को समझें कि क्या होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो आज की जो पहला हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये बोलता है कि एग्जिट पोल इज़ अ पोस्ट इलेक्शन पोल विच इज़ कंडक्टेड व्हेन एन इलेक्टर वॉक आउट्स आफ्टर कास्टिंग हिज और हर वोट। मतलब कि एग्जिट पोल एक पोस्ट इलेक्शन पोल है। पोस्ट इलेक्शन पोल मतलब कि इलेक्शन होने के बाद, जब इलेक्शन हो गया है तब आयोजित किया जाता है, जब कोई निर्वाचित की जगह हम यहाँ पे व्यक्ति लिख लेते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपना वोट डालने के बाद बाहर आता है तो क्या उसको एग्जिट पोल बोलते हैं। और ओपिनियन पोल इज़ अ काइंड ऑफ अ रिसर्च सर्वे विच इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट पब्लिक ओपिनियन आफ्टर एन इलेक्शन। मतलब कि ओपिनियन जनमत सर्वेक्षण एक प्रकार का शोध सर्वेक्षण है जो चुनाव के बाद जनमत का पता करने के लिए किया जाता है। क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है, क्या पहली स्टेटमेंट सही है, या फिर दोनों ही सही है, फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो जो हमारा आंसर है ए, कि जो पहली स्टेटमेंट है एग्जिट पोल वाली सही है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। अभी देखिए, एग्जिट पोल ये क्या होता है, एक तरीके का चुनावी सर्वे है। ठीक है, इलेक्शन सर्वे है। एग्जिट पोल क्या है, एक तरीके का हमारा चुनावी सर्वे होता है। ये तब करा जाता है जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। एग्जिट पोल का मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई इंसान है, वो अपना वोट देकर बाहर निकला है। ठीक है, जब वो इंसान बाहर निकला है वो एक तो इसे जो है, ये जो वोट देकर निकला है, इसे पूछा जाएगा कि आपने किस पार्टी को या फिर किस जो कैंडिडेट है, कौन से कैंडिडेट को वोट दिया है। ठीक है, इलेक्शन दे के ये आ गया है, इलेक्शन देने के बाद ये बाहर निकला है, तब उससे पूछा जा रहा है कि कौन सी पार्टी या फिर कौन सा प्रत्याशी को वोट दिया है। तो उसके बेसिस पर लोगों से पूछा जाता है। एग्जिट मतलब कि बाहर निकल रहे हैं, तो उसके बेसिस पर, जैसे कि इसने बोला कि यहाँ पे समझो कि ए, बी और सी ये पार्टियाँ, ये लोग 3 खड़े हुए हैं, तो इसने बोला मैंने ए को दिया है, दूसरे इंसान ने बोला मैंने बी को दिया है, तीसरे ने बोला मैंने ए को दिया है, मैंने ए पार्टी को दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों से पूछा जा रहा है आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया है। तो ये हमारा हो गया एग्जिट पोल, की इलेक्शन होने के बाद, वोट देने के बाद पूछा जाता है, तो हो गया हमारा एग्जिट पोल। और एक होता है हमारा ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल क्या होता है, ये इलेक्शन से पहले, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आफ्टर एन इलेक्शन है, आफ्टर नहीं आएगा। अगर बिफोर एन इलेक्शन होता तो आपका ऑप्शन सही होता। तो ये जो होता है, सबसे पहली बात तो होती है कि चुनाव की जो तारीख होती है, इलेक्शन की जो भी तारीख होती है, ठीक है, जो भी डेट को ऐलान करने से पहले, ठीक है, डेट जो है वो डिक्लेयर करने से पहले ओपिनियन पोल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चुनाव की डेट से पहले लोगों से पूछा जाता है कि आप जब चुनाव होंगे, इलेक्शन की डेट जब घोषित हो जाएगी, तो आप किसको वोट कर सकते हो, किसको वोट करने जा रहे हो। तो उसमें उसका ओपिनियन लिया जाता है जनता का। ठीक है, जनता को ओपिनियन लिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो ओपिनियन पोल है, इसके अंदर चाहे कोई वोटर हो या फिर कोई वोटर ना हो,
इसमें सभी लोगों से ओपिनियन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखो जो एग्ज़िट पोल है उसमें वोटर से ही ओपिनियन लिया जाएगा, क्योंकि वो इलेक्शन दे के निकला है, तो 100% है कि वो वोटर ही होगा। ठीक है, तो मतलब इलेक्शन नहीं, मतलब है यहाँ पे कि वोट दे के निकला है। ठीक है, उसने वोट दिया है, इलेक्शन में उसने वोट दिया है, तो इसका मतलब ये वोटर ही है। लेकिन ओपिनियन पोल का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्शन की जो डेट है वो डिक्लेयर ही नहीं हुई है, उससे पहले ही पूछा है कि आप किसको वोट दे सकते हो। तो इसीलिए चाहे वो वोटर हो या वोटर ना हो, उसमें कोई भी इंसान हो सकता है। तो ये हो गया आपका ओपिनियन पोल। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि ओपिनियन पोल और एग्ज़िट पोल में अंतर क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो आपका ये जो ओपिनियन पोल होता है, ये चुनाव की घोषणा होने और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एग्ज़िट पोल पे बैन लग जाता है। ठीक है, एग्ज़िट पोल पे बैन लग जाता है, सॉरी ओपिनियन पोल पे बैन लग जाता है। और जो एग्ज़िट पोल होता है आपका, ये जब मान लो कि इस बार मतलब पूरा इलेक्शन ख़त्म हो गया, जितने भी फेज़ में इलेक्शन हुआ है, जब सारे फेजेस के इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ही एग्ज़िट पोल की घोषणा करी जाती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि एग्ज़िट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उससे पहले ही आपको ये बता दूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनके हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चला रखी है। तो पहली सीरीज़ ये वही है जीएस एमसीक्यूज़ की, जो मैं आपको करवा रही हूँ। दूसरी हमारी पॉलिटी एमसीक्यूज़ की, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए 10 एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस पहले ही बना दी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में हमने 2 सीरीज़ चला रखी हैं, एक है एमसीक्यूज़ की, एक है डिटेल में। डिटेल में हम लोग क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज डिटेल पढ़ाते हैं, उसके बाद जो उसके एमसीक्यूज़ बनते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करवाते हैं। और एनसीईआरटी की जो हमारी वीडियो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें पैसा नहीं है। हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है वो ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल चल रहा है। क्लास 6 और 7 ख़त्म हो चुकी है, उसके एमसीक्यूज़ साथ में उसके चैप्टर्स भी हम लोग ख़त्म करवा चुके हैं। चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, तो क्लास 8 हमारी चल रही है। फिर है ट्रिक की, ट्रिक में हम लोग 5 एमसीक्यूज़ करवाते हैं, अनोखे तरीके से करवाते हैं, क्योंकि ट्रिक से करे हुए क्वेश्चन जो होते हैं वो 100% सही होते हैं। फिर है हमारी मंथली करंट अफेयर्स की, यहाँ पर हम लोग पिछले महीने के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उसको कंपाइल करके मैगज़ीन में रूप में आपके लेकर आते हैं। जैसे कि हम लोग अभी मई की ला चुके हैं और उसको हमने 61 लाइन में कंप्लीट करा है, आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारी मेंस की टॉपिक्स की वीडियो, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उन लोगों के लिए हम लोग रेगुलरली मेंस के टॉपिक्स लेके आते रहते हैं। और अपनी चैनल की कम्युनिटी में हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और ये जो सारी की सारी जो सीरीज़ है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही बच्चों के लिए हैं। तो हमारे चैनल में जाइए, उसको देखिए और सब्सक्राइब करिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन न्यूज़ हाइड्रोक्सी यूरिया इज़ यूज टू ट्रीट, कि हाल ही में खबरों में रहा दवा हाइड्रोक्सी यूरिया कौन सी बीमारी के लिए उपयोगी है। क्या वो मलेरिया के लिए है, क्या वो सिकल सेल एनीमिया के लिए है, ठीक है, या फिर वो टीबी तपेदिक के लिए है, या फिर वो कुष्ठ रोग के लिए है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका सिकल सेल एनीमिया। कि ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया जो है ये एक तरीके की दवाई है जो कि सिकल सेल एनीमिया में यूज़ की जाती है। अब ये देखिए, अब ये खबरों में था, खबरों में कैसे कि जो ICMR है, ठीक है, ICMR उसने क्या बोला है, ICMR ने ये बोला है कि बच्चों के इलाज के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जिनको सिकल सेल एनीमिया है उनके इलाज के लिए उसने बोला है कि हाइड्रोक्सी यूरिया का मौखिक फार्मूला वो उपलब्ध कराना चाहता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ICMR ने ये बोला है कि जो ऑरल फार्मूलेशन है, ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया की बच्चों के लिए भी होना चाहिए, इसलिए ये खबरों में था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल एनीमिया इस टाइप का एनीमिया होता है कि देखो आपको पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसकी जो नॉर्मल जो शेप होती है वो इस टाइप की ओवल शेप होती है, गोल गोल शेप होती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि इनकी जो शेप होती है वो इस टाइप से, सिकल
मतलब हंसिया के टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इस आरबीसीज में से, ठीक है, इन रेड ब्लड सेल में से जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि लोगों को एनीमिया और बहुत ज़्यादा, अगर बोले तो एक डिसऑर्डर सा आ जाता है सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। लोगों को फटीगनेस रहती है, वीकनेस रहती है, और क्या होता है, इनकी बोन, चेस्ट, लेग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया। और अपने भारत की बात करें तो भारत में, इंडिया में लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है, 20 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में भी सबसे ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया के जो लोग हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रेड फ्लैग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेड फ्लैग अभ्यास के संबंध में सही है, ठीक है। क्या ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है? क्या ये एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है? क्या ये एनुअली, अगर एनुअली की बात करें कि हर साल ये यूनाइटेड स्टेट्स मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी कहाँ, अलास्का और नवादा में होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड कॉम्बैट ट्रेनिंग फॉर मिलिट्री पायलट्स एंड अदर पर्सनल, मतलब कि यह अभ्यास यथार्थवादी युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही है। अब ये खबरों में था, न्यूज़ में था, इसमें ये बोला था कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, मतलब कि भारतीय वायुसेना है, वो रेड फ्लैग एक्सरसाइज में भाग लेने पहुंच चुकी है, जो कि 30 मई को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये हो स्टार्ट हुआ है हमारा 30 मई को, ये स्टार्ट हो गया है। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि रेड फ्लैग एक्सरसाइज, तो ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, मतलब बहुराष्ट्रीय युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। दूसरा देखो, इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये हमेशा अमेरिका में ही होता है, और अमेरिका की 2 जगहों पर होता है, अलास्का और नवादा। और जो अभी 2024 में हो रहा है, ये हो रहा है अलास्का में, ठीक है, ये अलास्का में हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। और ये किस लिए बनाया जाता है कि युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई है, कमेंस करी गई है। और अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें, इंसेप्शन की बात करें, तो 1975 में इसका इंसेप्शन हुआ था, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग निपा वायरस। यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा कथन निपा वायरस के संबंध में गलत है। क्या ये जूनोटिक वायरस है? क्या प्राणीजन्य वायरस है? क्या ये फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग फॉक्सेस से फैलता है? क्या इसके ट्रीटमेंट के लिए टीका अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है? या इनमें से कोई भी जो स्टेटमेंट है, कथन है, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है, गलत पूछा है तो ये गलत है कि निपा वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सुन लीजिए, देखिए, ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि निपा वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब ये खबरों में था, क्योंकि खबरों में ये था कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे देश के, मतलब कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक नोबल तरीका निकाला है। उन्होंने बोला है कि नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस निपा वायरस को जनरेट करने की बात करी है। अब ऐसा क्यों करा है? क्योंकि ये निपा वायरस है, तो इससे ये क्या करेंगे, इससे ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, एक नॉन इन्फेक्शियस वायरस बनाएंगे निपा का, ठीक है, एक निपा वायरस का बनाएंगे, फिर उससे लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेंगे। क्योंकि इसकी कोई भी अभी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इसका सही जो एक नोबल अगर हम बात करें तो नोवल ट्रीटमेंट जो होगा वो जो ठीक है, नोवल ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम लोग एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर दें, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड-19 में भी, जब कोविड-19 क्या था, ये भी एक वायरस वाली बीमारी थी जो कि वायरस से फैल रही थी, उसमें भी लोगों को जब उनको टीका लगाया गया, ठीक है, वैक्सीन लगाई गई, तो भी उसमें मरा हुआ बोलो या फिर अधमरा
कोविड-19 का ही जो वायरस था वो लोगों की बॉडी में डाला, जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर ले। तो यही बात यहाँ पे निपा वायरस के लिए बोली गई है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्हें नॉन इन्फेक्शियस निपा वायरस को क्रिएट करने की बात करी, जिससे कि एंटीबॉडीज़ बना सकें और निपा वायरस से लड़ सकें। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि निपा वायरस में लगभग 80% अगर कोई 80% फैटल होता है। ये अगर किसी इंसान को हो जाता है तो लगभग 80% लोगों की तो मृत्यु हो जाती है, ये रिपोर्ट्स का कहना है। तो ये जूनोटिक वायरस है, बिल्कुल सही बात है। ये चमगादड़ से फैलता है। ठीक है, फ्लाइंग फ्रॉग्स हो गया, चमगादड़ से फैलता है और इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और अगर बात करें तो सबसे पहले ये मलेशिया और सिंगापुर में देखने को मिला था। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिम्पैक एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन। यहाँ पूछा है रिम्पैक की फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज अभ्यास आयोजित होगा। कब आयोजित होगा, कहाँ पर आयोजित होगा? हवाई में होगा, सिडनी में होगा, मेडागास्कर में होगा या फिर पार्सल आइलैंड में होगा। तो इसका सही आंसर है कि ये जो है हवाई में आयोजित होगा। कब होगा? 25 जून को ये आयोजित होगा। अब इसमें क्या है, इसमें हमारी इंडियन नेवी, ठीक है, जो हमारी इंडियन नेवी है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, रिम ऑफ दी पैसिफिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। और यहाँ पर क्या बोला है कि रिम्पैक एक्सरसाइज में, ठीक है, जो रिम्पैक एक्सरसाइज हुई थी हमारी भारत ने सबसे पहले 2014 में यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, पार्टिसिपेट करा था। और ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें हमारी जो नेवी है वो INS शिवालिक, ठीक है, INS शिवालिक को डिप्लॉय कर रही है। अब ये जो INS शिवालिक है ये हमारी इट इज़ अ फर्स्ट स्टील्थ वारशिप, मतलब ये जो है ये पहला ठीक है, पहला स्टील्थ वारशिप है जो कि इंडिया ने बनाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। और कब से कब तक चलेगी? 25 जून से लेकर 2 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इंडेक्स इंडिया एशियाज़ रिचेस्ट पर्सन इज़। यहाँ पूछा है कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अगर देखें तो एशिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? क्या वो गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है या फिर रतन टाटा है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? एशिया का। ठीक है, एशिया के बारे में बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसका सही आंसर है गौतम अडानी। ठीक है, खबरों में ये था कि जो गौतम अडानी है वो दोबारा से, ठीक है, दोबारा से एशिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आ गए हैं। अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो लगभग उनके 111 बिलियन की संपत्ति है। और मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी की संपत्ति की बात करें तो इनकी है $109 बिलियन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गौतम अडानी की बात। और अगर गौतम अडानी की पूरे विश्व स्तर पर बात करें, वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड में बात करें तो ये 11वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, और अगर हम पूरे विश्व में सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर आदमी कौन है तो वो है बर्नार्ड आर्नोल्ड। ठीक है, बर्नार्ड आर्नोल्ड है जिनकी संपत्ति है $207 बिलियन। ठीक है, $207 बिलियन हो जाती है। और सेकंड नंबर पर आए हैं एलोन मस्क। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI इज़ अपॉइंटेड बाय। यहाँ पूछा है कि FSSAI का जो अध्यक्ष है या मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, लोकपाल करता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो इनकी जो नियुक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्र सरकार करती है। अब ये खबरों में था, खबरों में इसलिए था क्योंकि जो FSSAI है इसने ये बोला है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, फूड बिजनेस ऑपरेटर का मतलब जैसे कि जो लोग
लोग जूस को बेच रहे हैं, उन्होंने बोला है कि आप लोग 100% ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपका जो जूस है वो एकदम रियल फ्रूट से बना हुआ है। ये आप नहीं कर सकते, इस चीज़ क्लेम को आप हटाओ। ठीक है, ये बोला है FSSAI ने। और FSSAI ने ये भी बोला है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन एक्ट है ना 2018 का, उसमें भी कहीं पर भी ऐसी कोई भी बात नहीं करी गई है, कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आप 100% क्लेम कर सकें। ठीक है, और ये भी बोला है कि आपका जो फ्रूट जूस होता है उसमें ज़्यादातर जो भी इंग्रेडिएंट होता है वो आप पानी ही मिलाते हो, और असली जिसके आप जैसे असली जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि हम बोले संतरे का जूस है, तो संतरा जो उसमें होता है अगर हम बात करें तो वो उसका जो लिमिटेड कंसंट्रेशन होता है, ज़्यादा ये नहीं होता है। इसीलिए FSSAI ने बोला है कि आप 100% फ्रूट जूस में ये नहीं बोल सकते कि आपका जो फ्रूट जूस है वो 100% रियल फ्रूट से बना है। तो ये तो हुई हमारी खबर की बात। और अगर FSSAI की बात करें तो ये आपकी एक ऑटोनॉमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से बनाई गई थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका हो जाता है न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका चेयरपर्सन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि हमारी केंद्र सरकार। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू ट्रीट। यहाँ पूछा है कि क्रिस्पर तकनीकी कौन सी बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्या सिकल सेल में लाई जाती है, निपा वायरस में, कोविड-19 में, या फिर वूफिंग कफ मतलब कि काली खांसी में लाई जाती है। अब देखो इसका सही आंसर है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल को लेकर अभी हमने क्वेश्चन भी डिस्कस करा था, उसी से रिलेटेड है ये कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो गरीब देश हैं जैसे कि हमारा हो गया इंडिया, कॉन्गो, नाइजीरिया, इस टाइप के जो देश हैं उनमें देखो कारगर तो है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा सकती है, लेकिन ऐसे डेवलपिंग देशों में इसको यूज़ करना एक नामुमकिन के हिसाब से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी सिकल सेल एनीमिया को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके बाकी ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें हम लोग एक ट्रीटमेंट है इसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का हो गया। दूसरा है कि हम लोगों ने हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया दवाई का यूज़ कर लिया। और एक है हमारा जीन थेरेपी जो कि क्या है, जिसको कि हम क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अपने आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।